इतिहास। आज हम क्लास शुरू करेंगे, उसमें पहले सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इतिहास है क्या है और इतिहास कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है। और हम बीए प्रथम वर्ष की क्लास में यही देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास। इतिहास का मतलब होता है इति प्लस हास। इसका मतलब ऐसा हो चुका था, ये घटनाएं घट चुकी थी। ठीक है, उसका मतलब होता है इतिहास। ऐसा घटित हो चुका, ऐसा घटित हो चुका। ठीक है ना। अब इतिहास को इसी इतिहास को कहते हैं इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसा? पहला आद्य ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक। देखिए, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का मतलब ये है कि जो भी इतिहास प्रारंभ, मतलब मानव जीवन जब से प्रारंभ हुआ है तब से लेकर जब तक विधिवत रूप से सभी शोध इंसान के हाथ में आए, या हम कह सकते हैं आज से पहले की घटनाएं जितनी हो चुकी है, उस पूरे एरा को 3 भागों में बांटा है। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। हम इतिहास की प्रत्येक घटना को उनके आधार पर इन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है जैसे प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक में हम सबसे पुराना क्या है? पाषाण काल की बात करते हैं, जिसमें मानव आदि मानव था। ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं था। जो कहा जाता है कि वो जंगलों में रहता था, भटकता था, कच्चा मांस खाता था, पेड़ पौधों से जो भी मिलता था वो खाता था। तो प्राक ऐतिहासिक में आता है पाषाण काल। ठीक, देखिए प्राक ऐतिहासिक का मतलब आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक को हम जो डिवाइडेशन करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसका मतलब है प्राक ऐतिहासिक ऐसा इतिहास जिसमें इतिहास को जानने के लिए कोई भी शोध उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, कि हम कैसे जानेंगे? और जो उपलब्ध थे ना तो उनको पढ़ा जा सकता है ना उनको लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे शोध जिनको न पढ़ा जा सकता है न उनको लिखा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है, तो सारी चीजें आती हैं प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, और इसमें एक ये भी आता है जो हमारा ऋग्वेदिक काल है या वैदिक काल की जो घटनाएं हैं वो सारी भी प्राक ऐतिहासिक में आती हैं। क्योंकि वेद जब बने, वेद तो बने ही नहीं, सुनकर संरक्षित किए गए थे। वो तो पहले किसी ने सुना दिए थे, उनको संरक्षित किया गया था, बाद में रिकॉर्ड लिखे गए थे, बाद में लिखे गए थे। वो इतनी क्लिष्ट भाषा में थे कि इस युग कहते थे, इसलिए इनको न तो पढ़ा जा सका न इनको लिखा जा सका। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है ऐसा इतिहास जिसे लिखा तो गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसको पढ़ा ही नहीं जा सका। उसमें आता है सिंधु सभ्यता। भाई सिंधु सभ्यता में क्या है? उसकी लिपि मिली है, चित्राक्षर लिपि मिली है, सब कुछ मिली है। चित्राक्षर लिपि मिली है लेकिन उस चित्राक्षर लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है ना? नहीं पढ़ सका, तो ये आता है आद्य ऐतिहासिक काल में। और जब ऐतिहासिक काल शुरू हुआ तो ऐसा इतिहास जिसकी लिपि को लिखा भी जा सकता है, जिसकी लिपि को पढ़ा भी जा सकता है, वो सारे सिंधु सभ्यता के बाद जितने भी हैं महाभारत काल का हुआ। ठीक है, चाहे फिर आप मौर्य में आ जाओ, ठीक है, चाहे आप बौद्ध में आ जाओ, चाहे आप जैन में आ जाओ। कहने का मतलब ये है
ठीक है। अब इनको आगे हम हमारे भारतीय इतिहास को कितने भागों में पढ़ते हैं? भाई हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ना है इतिहास। ये तो मैंने आपको पूरा इतिहास बताया जो कि विश्व में इतने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, प्रागैतिहासिक में, आधे ऐतिहासिक में और ऐतिहासिक में। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास को कितना में बांटा गया है और हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। ठीक है, हम लोग प्राचीन पूरे भारतीय इतिहास को 3 भागों में करते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत से मतलब ये होता है जो भी हमारा इतिहास प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ से लेकर लगभग कह रही हूँ मैं आपसे 1000 ईस्वी, ठीक, और हमारा यहाँ से मध्यकालीन शुरू होता है 1000 ईस्वी से 1707 ईस्वी और आगे 1707 से लेकर हम जब तक अपना देश आजाद हुआ 1947 तक हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, यानी पहले वर्तमान तक हम आधुनिक भारत में। देखिए होता क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास में प्रारंभ से लेके 1000 ईस्वी और मध्यकालीन भारत में 1000 ईस्वी से लेकर 1707 हुआ। लेकिन इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, कभी कभी क्या होता है, मध्यकालीन भारत को हम 1200 ईस्वी से भी पढ़ते हैं। तो ये बीच में जो 2 साल है 1000 से लेकर 1200 के बीच के, इन 2 साल को हम 200 साल को हम पूर्व मध्यकालीन भारत भी कहते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत भी कहते हैं, या फिर हम ये कहेंगे पश्चिम के बाद का भारत, प्राचीन भारत के बाद का भारत। तो इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। यही बात यहाँ आती है जब 1707 से लेकर 1757 औरंगजेब से लेकर यहाँ तक जब मुगल रहते हैं, तो इस घटना को बोलते हैं उत्तर मुगल। मुगल के बाद की जो घटना है इसको बोलेंगे उत्तर मुगल, ठीक है। अब प्राचीन भारत में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। प्राचीन भारत जब प्रारंभ से शुरू कर रहे हैं हम, तो उससे करेंगे सबसे पहले पाषाण काल, ठीक, पाषाण काल के बाद पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक काल के बाद हमारा आएगा महाजनपद काल, महाजनपद के बाद हमारा इसमें आएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद हम लेंगे इसमें मौर्य काल, मौर्य काल से पहले हम लेंगे हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद लेंगे मौर्य काल, ठीक है। मौर्य के बाद आएगा मौर्योत्तर, मौर्योत्तर के बाद आएगा गुप्त, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर में आता है हर्षवर्धन, ठीक। मौर्योत्तर में आता है शक, कुषाण, ये सारे इसी में आएंगे, ठीक है।
और उत्तरोत्तर के बाद फिर हम साउथ में जाते हैं। चोल वंश, पल्लव, चालुक्य, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष तक आपको पूरा प्राचीन भारत में आता है, जो कि आपको अपना प्रथम वर्ष के लिए प्राचीन भारत में पढ़ना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि हम प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं कि भाई प्राचीन इतिहास को जानने के लिए देखिए जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन सबको हम कैसे जानेंगे। सीधी सी बात है, या तो खुदाई में हमें कुछ मिला होगा या कोई ग्रंथ लिखे हुए होंगे पिछले, उन सभी से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास की जो है जानकारी हमें कहाँ से मिली। कैसे हमने कहा कि सिंधु सभ्यता थी, कैसे हमने कहा कि वेदों में ये होता था, कैसे हमने कहा कि जैन और बौद्ध धर्म में ये ब्राह्मणेतर ग्रंथ थे, कैसे हमने ये सिद्ध किया। इन सब चीज़ को जानने के जो सोर्सेज होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो है प्राचीन भारत के स्रोत, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्राचीन भारत के स्रोत की। देखिए प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं वो 3 प्रकार के हैं। प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? सोर्स पुरातात्विक स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। पुरातात्विक में कौन कौन सी चीजें आएंगी? खुदाई में क्या क्या निकलता है? सबसे पहले अभिलेख निकलते हैं। अभिलेखों में आ जाता है शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, सारे इसी में आते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहले शिलालेख, स्तंभलेख, ठीक है। इन सब पर लिखी हुई सारी चीजें किसमें आ जाती है? अभिलेख। दूसरा है इसमें सिक्के जो खुदाई में प्राप्त होते हैं, मोहर, ताम्रपत्र, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ का मतलब ये होता है वे ग्रंथ या वो सोर्स या वो स्रोत जो वेदों को मानते हैं, उनको ब्राह्मण, और जो वेदों से परे हैं वो हो जाएंगे ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से आएंगे? वेद, उपनिषद और वेद, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य। महाकाव्य में 2 हो जाएंगे, कौन कौन से? महाभारत और रामायण,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और महावीर स्वामी ने इन्हें आगे बढ़ाया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। ठीक है, फिर आता है यात्रियों के यात्रा वर्णन। देखिए जैन और बौद्ध धर्म ये दोनों धर्म वेदों को नहीं मानते थे। ठीक है, वेदों को न मानने और के कारण इन दोनों ने अपना अलग अलग से धर्म या ग्रंथ या किताबें लिखी थी। इनका ये मानना था कि जो कुछ चीज़ें वेदों में हैं वो ठीक नहीं है, उन्हें हम नहीं मान सकते। तो इन्होंने अपने अलग अलग प्रवचन दिए, उपदेश दिए अलग अलग जगह, और वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। और इनके जो ग्रंथ हैं, इनसे संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है आगम ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध धर्म के बहुत सारे हैं, दीपवंश, महावंश, सारे इसी के ग्रंथ हैं। तो इनसे क्या होता है, जैसे दीपवंश, महावंश है, इनसे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन ग्रंथों से क्या होगा, हमें प्राचीन भारत के उस समय के जो भी शासक थे उनके बारे में वहाँ की जानकारी मिलती है। ठीक है, और विदेशी यात्रियों की यात्रा करता है। देखो प्राचीन भारत में कोई सा भी इतिहास हो, हमारे यहाँ पे विदेशी आते हैं, वो यहाँ की कल्चर को, यहाँ की सोसाइटी को, सबको देखते हैं। देखने के बाद वो अपनी एक किताब लिखते हैं या अपने कहते हैं ना अपनी डायरी लिखते हैं। उस तरह से इन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी कि हमने उस देश की, भारत देश की यात्रा करी है, वहाँ पर कल्चर ऐसा ऐसा था, लोग ये खाते पीते थे, ये करते थे। तो वो उस समय का क्या हो गया, उस समय का इतिहास हो गया, है ना। तो इसी तरह प्राचीन भारत में भी कुछ इतिहासकार जो है, इतिहासकार के यात्री हैं जो हमारे यहाँ आए, उन्होंने यात्रा करी और यात्रा करने के साथ ही हमारे भारत के इतिहास को लिखा। ठीक है, इन इतिहासकारों में सबसे प्रमुख, पहला जो प्रमुख आता है वो आता है मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भारत में रहा था, उसने इंडिका नामक जो है पुस्तक लिखी थी। इंडिका पुस्तक में अपने भारत के इतिहास का वर्णन किया है। उसके बाद प्रमुख यात्रियों में फाहियान आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा। फिर आया हेंसाग्राह जो हर्षवर्धन के काल में आया। उसने हर्षवर्धन के काल की सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार की स्थिति का वर्णन लिखा है सीयूकी में। और दूसरी बात, हर्षवर्धन तो हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में उसने रहकर पढ़ाई भी करी है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद इत सिंह आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो यात्री आए हैं, इन लोगों ने यहाँ पर बहुत किताबें लिखकर हमारे प्राचीन भारत को जानने के प्रमुख स्रोत के रूप में इनकी